तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पूरी पढ़ाई ईमानदारी से अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्लास 9 हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो पुराने हैं, फिर जो कोई अभी पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्वागत है। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर लगभग चौथा लेक्चर है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या है 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आप इस लेक्चर पे डायरेक्ट आ गए हैं तो आप शुरू से ही देखें, ताकि आपको और ही अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस पे देखेंगे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी छूट गई हैं। और फिर मैं बता दूं कि ये जो हमारे क्लास है ये 2026 के बच्चों के लिए, ये नहीं कि लेट हो गया है। ठीक है, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छे समय है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एकदम आराम से पढ़ें। अभी आप शुरू कर दे हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपने स्कूल के बोर्ड एग्जाम अगर 10th में देने जा रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के देने की बात कर रहे हैं, तब भी क्या है हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की भाषा के क्वेश्चन को समझ गए हैं, ठीक है, फिर अगर हम एनसीईआरटी की भाषा के क्वेश्चन को समझ गए हैं, किस तरह की एनसीईआरटी होती है, उसकी क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा आपको आगे मिलेगा। ठीक है, सिर्फ समझने की देइए। और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, ये तो हमारा क्या है चैप्टर। ठीक है, तो अब पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप लग जाए, और कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप जो भी पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में उसको रिवीजन करके आए। आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ एक लेक्चर देखते हैं, एक क्लास खत्म होगी फिर भूल गए, तो ऐसे आपका नहीं होने वाला। अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी से पढ़ना, तो आपको एक नियम अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, एक नियम अनुसार से जब चलेंगे तभी आपको समझ में आए, क्योंकि आप अगर कोई भी काम करेंगे, कोई रूल होता है हर काम करने के लिए, अगर उस रूल से नहीं चलेंगे तो आपको हो सकता है फायदा ना मिले। ठीक है, तो आप कोई भी क्लास अटेंड करने से पहले जो आपकी पिछली क्लास हो चुकी है उसको पहले समझ लें। ठीक है, डाउट जो भी हो उनको कहीं टिक लगा लें, किसी रफ कॉपी में लिख लें, आप उस डाउट को लेकर के चलें। डाउट आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, तो फिर हम आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अभी हमने कई क्रियाकलाप भी पिछली क्लास में अपनी कर रखी है। ठीक है, तो आपको भी उसको देख लेना है। तो हमारा क्या था, जो मैं पढ़ा, थोड़ा रिवीजन के तौर पे बता दूं, हमने पढ़ा था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ, पहली बात तो पदार्थ क्या कण से बने होते हैं मालूम है, लेकिन जो पदार्थ के कण हैं उनकी कई अवस्थाएं, मतलब कई उनके गुण थे। ठीक है, जैसे उनके विचलित स्थान होता है, उनके कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कि क्या था, अगरबत्ती दी हुई थी कि एक अगरबत्ती बुझी हुई एक क्लास में रख दें और एक अगरबत्ती जलती हुई किसी क्लास में रख दें। ठीक है, तो आपको क्या है, जो बुझी अगरबत्ती उसके पास जाएंगे तब उसकी खुशबू आएगी, लेकिन जो अगरबत्ती जल रही है अगर उसको एक क्लास में रख दें तो उसी जगह से क्या होगी, पूरी क्लास में उसकी खुशबू फैल जाएगी। ठीक है, तो इसे मालूम चलता है जो अगरबत्ती वो एक पदार्थ है, तो पदार्थ क्या एक कण से बना है, तो उसके कण क्या है पूरे क्लास में फैल जा रहे हैं। इसी से मालूम चलता है कि क्या है, जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर में पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डालें और दूसरे में शहद डालें। तो इसको भी देखे थे, जो कि हमारी जो स्याही थी वो जल्दी घुल गई थी, और जो शहद थी वो क्या थी, थोड़ा समय ली थी घुलने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप पानी में कोई चीज डालते हैं, ठीक है, ये पानी है, अब इसके अंदर आप कोई और दूसरी लिक्विड डालते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, घुल जाता है। जैसे कि आपने क्या किया, पानी के अंदर चीनी डाल दिया, तो चीनी क्या हुई, इस पानी के अंदर घुल गई। ठीक है,
पानी के अंदर घुल गई, लेकिन घुलने के बाद क्या आपको चीनी दिखी, लेकिन चीनी गई कहाँ पर? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो क्या हुआ, उस पानी के अंदर घुल गई, लेकिन कैसे घुल गई? क्योंकि जो पानी था वो एक पदार्थ था। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? कण, यानी कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान। जो रिक्त स्थान थे, उन्हीं रिक्त स्थानों के बीच क्या हुई? वह चली गई, उन्हीं रिक्त स्थानों में भर गई चीनी। ठीक, फिर उसके बाद हमारा एक क्रियाकलाप है यहाँ से हमारी क्लास आज की शुरू होती है। ठीक है, शायद मैं इसको भी बता चुका था, लेकिन थोड़ा फिर से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखें ध्यान से। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। ठीक है, क्या करें? एक कोई बीकर ले, यानी एक कोई गिलास लें। ठीक है, एक गिलास लें, एक या फिर दो गिलास। ठीक है, दो गिलास लें आप। ठीक है, दो गिलास लें। अब मैं इसको आपको थोड़ा यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपको दो गिलास लेने हैं। ठीक है, ऐसे दो गिलास लेने हैं। ठीक है, अब इनके अंदर आप कुछ पानी भर लें। कुछ क्या मतलब? एक में ठंडा और एक में गर्म। समझ लो इसमें क्या है? गर्म जल है। ठीक है, गर्म जल। और इसके अंदर क्या है? ठंडे जल है। ठीक है, ठंडे जल। ठीक है, इसके अंदर ठंडा जल है। ठीक है, दो चीज। अब क्या करना है आपको? पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, दोनों में से कोई एक आप दो तीन टुकड़े जो भी हो इसके अंदर डाल दें। एक गर्म पानी के अंदर और एक ठंडे पानी के अंदर। ठीक है, मैंने क्या किया? इसके अंदर कुछ दो तीन टुकड़े डाल दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे डाल दिया, और इनके अंदर भी क्या किया? कुछ डाल दिया। ठीक है, इनके अंदर भी दोनों में से कोई एक चीज डाला। ठीक है, फिर कुछ देर बाद देखेंगे कि जो गर्म जल है उसके अंदर क्या हुआ? ठीक है, इसके अंदर क्या है? गर्म जल डाल दिया। ठीक, गर्म जल के अंदर थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डाला और ठंडे जल के अंदर थोड़ा ये डाला। फिर देखते हैं कि कुछ समय बाद, या मतलब जल्दी से अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे वो गल जाते हैं। सबसे पहले किसमें? इसमें गलते हैं। सबसे पहले मतलब करने का है कि कम समय में क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो क्रिस्टल होते हैं वह गल जाते हैं। लेकिन जो ठंडे पानी में है, ठीक है, इसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके कण बहुत समय, थोड़ा ज्यादा समय ले लेते हैं गलने के लिए। ठीक है, ज्यादा लेते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो गर्म जल है उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वह ज्यादा है। ठीक है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा है, इसी के कारण क्या हो रहा है? जो इसके कण है जल्दी से गल जा रहे हैं, इनके अंदर तो गतिज ऊर्जा कम है, इसलिए जल्दी। कहने का मतलब, अगर आपके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है, दो आदमी है, एक आदमी के पास ऊर्जा ज्यादा है, एक आदमी के पास कम ऊर्जा है, तो जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी वही तो ज्यादा तेज काम कर पाएगा, वही तो कोई काम जल्दी कर पाएगा। अब अगर आप भूखे हैं तो आप थोड़ा कम काम करेंगे, लेकिन वहीं आपके साथ कोई दूसरा आदमी है जो भरपेट खाना खाया, वह क्या करेगा? बहुत ही जल्दी से काम कर लेगा। लेकिन आप भूखे हैं तो आप क्या होगा? थोड़ा स्लो काम करेंगे। ठीक, तो यही इसमें क्या होता है? अंतर होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो इसके कण होते हैं गर्म जल में जल्दी घुल जाते हैं, और इसके जो ठंडे पानी में है उसके कण जो क्या होते हैं? ज्यादा देर के बाद गलते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? ऊर्जा ज्यादा होती है, इनके अंदर ऊर्जा कम होती है। तो इनके ऊर्जा, जब अंदर ऊर्जा ज्यादा है तो क्या हुई? जल्दी गल। तो कहने का मतलब यहीं पे था, क्रिस्टल सतह के पर बैठ जाते हैं। ठीक है, जब आप डालेंगे तो क्या है? उसके क्रिस्टल जो होते हैं सतह पर बैठ जाते हैं। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? कहता है फिर जो गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने के बाद क्या होता है? समय बीतने के बाद क्या होता है? कुछ समय बाद इसके जो गर्म जल होते हैं उनके कण जल्दी गल जाते हैं, और जिनके ठंडे होते हैं वे ज्यादा थोड़ा समय लेते हैं। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे?
तो अब देखते हैं उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तक जितने भी क्रियाकलाप है 1.3, 1.4, 1.5 से हम कई निष्कर्ष, कई कारण उनसे निकाल चुके हैं। जैसे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अभी हमने पता किया कि जो पदार्थ के कण हैं वह निरंतर गतिशील है। क्यों? क्योंकि जो हमने अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिया था कि एक बंद अगरबत्ती, बिना जली हुई अगरबत्ती रख दें और एक जलती हुई अगरबत्ती रख दें, तो देखेंगे कि जो जलती हुई अगरबत्ती है उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके कण गतिशील थे, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, इसी के कारण वे फैल जाते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब यहाँ से आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों को रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब यहाँ से देखिए उपरोक्त तीन क्रियाकलाप हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं थोड़ा यहाँ से इसका, ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा इसका मतलब समझने की कोशिश करें। एक सेकेंड, क्या था? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। कैसे? इसका कहने का मतलब है जब हम पानी, ठीक है, पानी, ये पानी है, ठीक है, जब पानी के अंदर हम क्या डालते थे? नमक या शर्करा, कोई भी चीज हो, दोनों में से एक, ठीक है। जब हम इसके कण को इस पदार्थ को इसके अंदर डालेंगे तो क्या होंगे? ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, एक दूसरे के दिखेंगे नहीं। तो जो जल के कण हैं और क्या है, जो नमक के कण, दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं? अंतर मिश्रित हो जाते हैं, क्योंकि जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो दूसरे पदार्थ के जो कण है वह अपने दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में आकर के मिल जाते हैं, जिनमें क्या होते हैं? अंतर मिश्रित हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब कुछ यहाँ पे रहता है, ऐसे कणों के रिक्त स्थान में समावेश हो के कारण होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कण होते हैं वे एक दूसरे के कण में क्या होते हैं? आकर के मिल जाते हैं। इसीलिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं विसरण क्या है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से नोट्स है। इसको मैं थोड़ा हटा दूं। क्या था? विसरण। क्या है? विसरण है। तो विसरण के बारे में देखेंगे। तो जो विसरण होते हैं वह दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे वायु है एक पदार्थ है, ठीक है, वायु एक पदार्थ है और क्या है? एक अगरबत्ती है, ठीक है, एक अगरबत्ती है, अगरबत्ती, ठीक है, और वायु, ठीक है, इनके कण और इनके कण जब एक दूसरे से आकर के एक समय बाद मिल जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के कण एक दूसरे से मिलेंगे तो इन कणों का मिलना ही क्या होता है? विसरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दो पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे क्या होता है? जब हमारे घरों में अच्छे खाने बनते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे खाने बनते हैं, तो क्या है? किचन में जो हमारे अच्छे खाने बनते हैं तो उस किचन से खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, पूरे आसपास के मोहल्ले में भी
फैल जाती है। क्यों? विसरण के कारण। क्योंकि क्या है, जो उसके कण होते हैं विसरण के, मतलब जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, ज्यादा, ठीक है, उनकी सांद्रता ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, कम सांद्रता, ठीक है, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। और जो हमारे घरों में जो खुशबू खाने की होती है वह क्या होती है, एक जगह से कई जगह पर फैल जाती है। वह क्यों होती है? क्यों? विसरण के कारण होती है, ठीक है। एक नोट में आप याद रख सकते हैं, या फिर आप अगरबत्ती की खुशबू के बारे में बात करें तो वह भी क्या होती है, विसरण के कारण ही होती है, ठीक है। अगर खाने की गंध या फिर अगरबत्ती की गंध खाने की गंध और अगरबत्ती की, एक सेकेंड, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक। खाने की गंध, अगरबत्ती की गंध ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहुत तेजी से फैलते हैं। ये सब विसरण के कारण ही हो रहा है, विसरण के कारण ही हो रहा है। तो यहां से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने या फिर लॉन्ग और शॉर्ट आंसर बने या फिर लॉन्ग आंसर किसी तरह का भी बन सकता है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके आप नोट करें। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें तो मुझे कुछ नहीं लगता कि छूटा उटा होगा, लगभग इतना है। और एक क्वेश्चन था कि गर्म करने पर, एक सेकंड में इसको क्वेश्चन बना दे रहा हूं आपके लिए। गर्म करने पर विसरण तेज क्यों हो जाते हैं? तेज क्यों हो जाते हैं? एक क्वेश्चन था लास्ट में कि जब विसरण को हम गर्म करते हैं तो तेज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाने के कारण उनके कण क्या होते हैं, तेज आ जाते हैं। जब हम क्या है, जब हम विसरण को गर्म करते हैं, विसरण को गर्म करते हैं तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा आती है या फिर उनके कणों के अंदर ऊर्जा अधिक मात्रा में आ जाती है, जिसके कारण क्या है, वह तेजी से बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो करते हैं तो उनके अंदर नहीं है, फिर उनके कणों के अंदर, उनके कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अधिक तेजी से
अधिक तेजी से क्या है, जब हम विसरण को गर्म करते हैं तो उनके कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अधिक तेजी से कार्य करते हैं, तेजी से कार्य करते हैं। ये आपका उत्तर था। तो अब इसको मैंने जितनी तरह बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं या फिर शॉर्ट आंसर कैसे बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर कैसे बन सकते हैं, तीनों बता दिया। अब फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि आखिरी में क्या था, गर्म करने पर विसरण तेज क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में पूछा था। तो इसके क्वेश्चन भी एक बन गए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो बताया कि उनके कणों के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है या फिर उनकी कणों में ऊर्जा अधिक आ जाती है, जिसके कारण वे तेजी से फैलने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। अब कणों की तीसरी जो गुण, तीसरा गुण था वो क्या था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा पदार्थ के कण के अंदर रिक्त स्थान होता है, और एक पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब उनके कण निरंतर गति करते रहते हैं। अब दूसरा है कि जो उनके कण है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आपको ये फोटो दिखा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से लोग क्या है, सट कर खड़े हुए हैं। जैसे इस खेल के एक मैदान में खेल आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह इदमिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तो कुछ इस तरह दिया है, इसको आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक, कहने का मतलब आप ऐसे समझे, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ठोस के बारे में। क्या पढ़ा था, ठोस के बारे में। तो जब ठोस के बारे में हमने पढ़ा था तो कुछ इस तरह देखा था, जो उसके कण थे, उसके कण जो थे, जो उसके कण थे वह क्या थे, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नजदीक थे, बहुत ही ज्यादा नजदीक थे, बहुत ज्यादा नजदीक थे ना, बहुत ज्यादा नजदीक क्यों थे, क्योंकि जो इनके कण क्या थे, अंतराळविक यानी आकर्षण बल बहुत ज्यादा थे, इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। कहने का मतलब है एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। ठीक है, जैसे ये दो कण है, एक कण ए है, एक कण ए है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरफ अपने खींच रहे हैं। जितनी इनके अंदर एनर्जी है उतनी एनर्जी से अपने एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर यानी खींच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो तीसरी स्थिति कण की है, जो तीसरा गुण हमारे कण का है, वह कह रहा है कि जो कण है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है। एक क्रियाकलाप कह रहा है, एक लोहे की कील, ठीक, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। क्या कह रहा है कि 3 चीज ले, एक लोहे की कील ले, एक चाक का टुकड़ा ले और एक रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भांगुर करने का, भांगुर मतलब होता है पीटना, किसी को पीटना, करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है, जल की सतह न कटने का क्या कारण है। अब यहाँ पे आपका 2 उदाहरण दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ मैं बताऊंगा दोनों आपको। एक तो दिया है कि एक लोहे की कील लें, क्या करें, एक लोहे की कील लें, ये समझिए लोहे की कील है, और एक चाक का टुकड़ा है, और एक क्या है, रबड़ है, इधर है। और एक कह रहा है एक थाली ले, इसके अंदर पानी ले, थाली के अंदर पानी, थाली में पानी। अब यहाँ पे आप है, अब इन तीनों पे आप हथौड़ा मारेंगे, तो अगर हथौड़ा इसे मारेंगे ये तुरंत क्या होगा, टूट जाएगा, कई परतों में, मतलब कई टुकड़ों में फैल जाएगा। इसको भी मारेंगे, कुछ देर बाद टूट जाएगा। लेकिन जब इसे लोहे की कील को मारेंगे, हथौड़ा, लोहे की कील, लोहे की कील,
लोहे की कील। जब इसको मारेंगे, मारते मारते एक स्थिति आएगी जब ये क्या होगा, कुछ इस तरह पतली चद्दर में फैल जाएगा, टूटेगा नहीं, ये पतली चद्दर में क्या होगा, फैल जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके जो कण हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटे हुए हैं, एक दूसरे को बहुत ही आकर्षित किए हुए हैं, बहुत ही नजदीक है, इनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये नहीं टूट रहे। लेकिन अगर आप चाक को देखेंगे, एक बार में कई टुकड़ों में ऐसे ऐसे टूट जाएगा, ऐसे ऐसे टूट जाएगा, हल्का सा भी मारेंगे तब भी क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आकर्षण बल बहुत कम है, इनके कण उतना अच्छे से एक दूसरे से नहीं लगे हुए हैं, उतना ही अच्छे से एक दूसरे से नहीं सटे हुए हैं, इसीलिए क्या है, इनके जो कण हैं एक ही हथौड़े में मारने पर या फिर हल्के से हथौड़े मारने पर एक चाहे पूरे फैल के टूट जा रहे हैं। उसी तरह क्या है, रबड़ को आप देख लें, इसके कण भी क्या है, हल्के से हथौड़े मारने पे टूट के फैल जा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे पानी, ठीक है, पानी, अब मैं इसको एक बार थोड़ा रिवाइज करा दूं, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल बताऊं। ये तो हम लोगों ने देख लिया, एक दूसरे से अधिक बल से, लोहे की कील, यहाँ आप लिख सकते हैं एक, क्यों लोहे की कील जो है वो अधिक जुड़ी, लोहे की कील, ये तो आप घर पे ही अपने कर सकते हैं पीट उठ के। फिर एक थाली में जल लेकर उसे अंगुली से काटने का प्रयास करें, क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? क्योंकि उनके कण क्या है, आकर्षण बल कम है, इसीलिए क्या है, उनकी थाली जो है वो नहीं कट पा रही। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये बल कणों को एक साथ रखता है, इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब कह रहा है कि जो भी क्रियाकलाप, तीनों क्रियाकलाप अभी तक हमने देखा कि उन पदार्थों के अंदर क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है, वह ठोस के अंदर अलग तरह से काम करता है, ठोस के अंदर अलग काम करता है, और देखो जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल ये ठोस के अंदर ज्यादा होगा, फिर द्रव होगा, फिर क्या होगा, गैस होगा। तो सबके अंदर अपनी अलग अलग गुण ये दिखाता है, ठोस के अंदर कुछ दिखाएगा, द्रव के अंदर कुछ दिखाएगा, गैस के अंदर कुछ दिखाएगा। तो ये जो बल होता है वह पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होता है, लेकिन वह अपनी अलग अलग स्थिति, अपनी अलग अलग गुण के बारे में बताने का काम करता है। ठीक, फिर यहाँ देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, तो कुर्सी हो गई, वायु हो गया, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी है, और ये भी नहीं। तो पदार्थ के बारे में हमने शुरू में देखा था, आप पदार्थ के बारे में बहुत ही अच्छे से पहचान कर सकते हैं। मैं अब इनके बारे में बताऊंगा। निम्नलिखित परीक्षा के कारण बताएं कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। अब हमने अभी पिछला विसरण के बारे में देखा था, किसके, विसरण के बारे में, सेम उसी कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे गर्म खाने हैं उनके कण के अंदर गति ऊर्जा ज्यादा होती है, इसीलिए दूर तक फैल जाते हैं, और ठंडे खाने के अंदर क्या गति ऊर्जा कम होती है, इसीलिए उनकी कण क्या है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। फिर क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होता है आकर्षण बल बहुत यानी कम होता है, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, इसीलिए क्या है, गोताखोर उनके कणों को काट सकता है। और क्या है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, अब देखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो गोताखोर होते हैं वह पानी को क्यों काट पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो आकर्षण बल है कम होने के कारण गोताखोर पानी को आसानी से काट सकते हैं। अब पूछा है क्वेश्चन कि कणों की क्या विशेषताएं हैं, बताओ। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे, चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं, ये तो आप बहुत ही आराम से मुझे लगता है बता देंगे, वो तीनों विशेषताएं क्या थी। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान,
कण निरंतर गतिशील होते हैं। और क्या है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये तीन विशेषताएं हमारे कणों के बारे में है, जो आपको बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है जानकारी होगी इसके बारे में। अब पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की क्या है, जिस तरह हमने पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई कण होती है उसके गुण के बारे में अभी तक पढ़ा। अब क्या आएगा, पदार्थ आएगा। पहला क्या था, कण था, इसके बारे में अभी तक हमने बहुत अच्छे से जानकारी ली। अब क्या आएगा, हमारा पदार्थ आएगा। अब इसकी अवस्थाओं के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो मैं एक बार आपको हल्का सा रिवाइज करा दूं जो मैंने अभी आज पढ़ाया। ध्यान से था, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करें, अगर गर्म जल में डालते हैं और एक ठंडे जल में डालते हैं तो क्या होते हैं, जो गर्म जल है उसमें जल्दी से पोटेशियम परमैंगनेट गल जाता है, और अगर ठंडे जल में देखें तो क्या कुछ समय लगता है। गर्म जल, इसलिए गर्म जल में पोटेशियम परमैंगनेट गल जाता है क्योंकि क्या होती है, उनके अंदर जो ऊर्जा होती है उनके कणों के बीच में ज्यादा होती है, इसीलिए क्या है, वे बहुत ही तेजी से कार्य करने लगते हैं। इसी के कारण, इसी के नाते क्या है, वह जल्दी गल जाते हैं। फिर हमने विसरण के बारे में, दो पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये हमेशा जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगरबत्ती अपने पास फैलाया तो मेरे पास क्या, इसकी जो सांद्रता है, इसकी मात्रा ज्यादा मेरे पास यहाँ पर अभी है, यहाँ से क्या होगी, कम जाएगी, मतलब कम की तरफ। जैसे पूरी क्लास में हर जगह तो है नहीं, तो पहले से तो क्या, यहाँ जब जलेगी तो यहाँ से क्या पूरे क्लास में फैलेगी। तो ये कहने का मतलब है, जहाँ पे जल रहा है वहां पे सांद्रता इसकी ज्यादा होती है, फिर जब ये दूसरी जगह जाता है तो वहां पे इसकी सांद्रता कम होती है। तो विसरण के नाते ही हर जगह जो खाने की महक हुई, अगरबत्ती की हुई, जिस चीज की भी महक आती है वह सांद्रता के कारण ही, विसरण के कारण ही आती है। तो आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की, तो यहाँ से बन सकता है कि जब हम विसरण को गर्म करते हैं तो उनके कणों के बीच, उनके कणों के अंदर गति ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अधिक तेजी से कार्य करते हैं। इसको आप लिखिए ना तब भी चलेगा, तो मैं से अलग से एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। फिर क्या था, फिर मैंने बताया था लोहे की कील, चाक और रबड़, इनके बीच क्या है, इनको हथौड़े से पीटने पर, जब हम इनके बीच हथौड़े पे पीटते हैं, क्यों, इनके हम आकर्षण, इनके बल के बारे में जानकारी लेने के लिए करते हैं। जब हम चाक को पीटते हैं तो क्या है, हल्का सा मारने पर ही पूरा फैल टूट जाता है, वैसे रबड़ को करते हैं तो ये भी टूट जाता है। लेकिन वही हम जब लोहे की कील को तोड़ते हैं तो क्या, उसमें बहुत समय लग जाता है टूटने में, टूटता भी नहीं है, सिर्फ क्या होता है, पूरी चद्दर की तरह फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, इसी के कारण टूट जाते हैं। फिर क्या था, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, तो पदार्थ के कणों की यही तीनों विशेषताएं हैं जो कि आज हमने पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं उनके बारे में पढ़ लिया और खत्म कर दिया है। फिर अब हम देखते हैं अपने आगे की बात को, पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, एक कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ के अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमने हल्का सा पहले पढ़ ही लिया था, लेकिन अब फिर दोबारा इसको अच्छे से पढ़ते। पदार्थ की क्या होती है, मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस। जब हम अपने चारों तरफ से ध्यान से देखते हैं तो हमें जो पदार्थ दिखते हैं, ठीक, हमने शुरू में पढ़ा था पदार्थ क्या, जब हम अपने चारों तरफ अपने घर के आसपास देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिखते हैं। सिर्फ क्या होती है, उनके बनावटें अलग अलग होती हैं,
लेकिन अब हम देखेंगे तो हमारे आसपास के पदार्थ कुछ द्रव में होंगे, कुछ ठोस में होंगे, कुछ द्रव में होंगे, कुछ गैस में। ये तीन चीज के पदार्थ मुझे लगता है आपको आसपास रोज दिखते हैं। अपने रोज की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की आप चीजें देखते हैं लगभग रोज आसपास। जैसे पानी हो गया, एक पदार्थ, एक द्रव है। आप एक मेज देख सकते हैं, ये ठोस है। आप पानी द्रव है। वायु अगर आप महसूस कर सकते हैं तो क्या है, एक गैस है। तो ये सब पदार्थ है। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या किया, अपने ठोस के बारे कणों के बारे में देखा। अब हम क्या करेंगे, अपने अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। तो आप पूरी मेहनत के साथ लग जाएं। आप बहुत ही अच्छे समय पे शुरू कर दी पढ़ाई। ठीक, आपने पढ़ाई अच्छे समय पे शुरू कर दी है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से फायदा मिल सके। इसी के साथ हम लोग फिर अपना खत्म करते हैं। जो चल पड़े हैं मंजिल की ओर, जो चल पड़े हैं मंजिल की ओर, रुकना उनकी फितरत में नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कहने क्या मतलब। तो आप खूब सारी मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ताकि एक दिन आपके गांव का, आपके गली, आपके मोहल्ले का, जो भी आपके पेरेंट्स के नाम रोशन करें। थैंक यू।